इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम सुन के ही लगता है कोई भारी टॉपिक है ना। और अगर आपने इसे स्कूल या कोचिंग में पढ़ा और फिर भी कंफ्यूज हो गए तो टेंशन बिल्कुल मत लो। आज हम इसे इतना सिंपल बनाएंगे कि एक ही बार में, एक ही लुक में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। एक पिक्चर इमेजिन करो। बारिश हो रही है और आप छत पे एक स्टील की थाली लेके खड़े हो, पानी कैच करने के लिए। अब सोचो, उस थाली में कितना पानी आएगा, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। बस यही सिंपल सवाल, और इसका जवाब ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहां बारिश की जगह है इलेक्ट्रिक फील्ड और थाली की जगह है एक एरिया। फ्लक्स का मतलब उस एरिया से कितना फील्ड गुजर रहा है। तो चलो प्रॉपर्ली डिफाइन करें। स्क्रीन पे नाम आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंबल है फाई। एक मजेदार बात, ये वर्ड एक पुराने शब्द से आता है जिसका मतलब है बहना, यानी टू फ्लो। सिंपल भाषा में फ्लक्स एक मेजर है कि कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी गिवन एरिया से होके। और एक कीवर्ड पकड़ लो, सिर्फ वही फील्ड काउंट्स करती है जो एरिया के परपेंडिकुलर से गुजरती है। ये परपेंडिकुलर वाली बात आगे बहुत काम आएगी। दो क्विक फैक्ट्स। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। बस, डेफिनेशन डन। थ्री थिंग्स डिसाइड करती हैं कि फ्लक्स कितना होगा। पहली, एरिया। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया जितना बड़ा, फ्लक्स उतना ज्यादा। वही थाली वाली बात, छोटी थाली में थोड़ा पानी, बड़ी थाली में ज्यादा पानी। एरिया बड़ा करो, ज्यादा फील्ड गुजरेगी, सीधी बात। दूसरी चीज, फील्ड की अपनी स्ट्रेंथ। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग उतना ज्यादा फ्लक्स। फील्ड की डेंसिटी से समझो, कम लाइंस मतलब वीक फील्ड, ज्यादा लाइंस मतलब स्ट्रांग फील्ड। और बारिश में भी हल्की बूंदों में थोड़ा पानी कैप्चर होगा, पर तेज बारिश में वही थाली जल्दी भर जाती है। स्ट्रांग फील्ड, ज्यादा फ्लक्स। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। यहां थीटा वो एंगल है फील्ड और एरिया वेक्टर। एक सेकंड रुको, खुद से पूछो, थाली को सीधा फेसअप रखोगे तो पानी ज्यादा आएगा या कम? बिल्कुल, मैक्सिमम। जब एरिया फील्ड के सामने पूरा खुला है, फ्लक्स मैक्सिमम होता है। अब थाली को थोड़ा टिल्ट करो, अब कम पानी आएगा क्योंकि एरिया ने अपना पूरा मुंह फील्ड को नहीं दिया। यहां एक न्यू थिंग लर्न करो, ये पर्पल एरो थाली का एरिया वेक्टर है, विच वी विल डिस्कस लेटर। और अगर थाली को बिल्कुल साइड से एज ऑन खड़ा कर दो, पानी ऊपर से फिसल जाएगा, अंदर कुछ नहीं आएगा। यही है cos 90 इक्वल 0, नथिंग कॉट। एंगल ने फ्लक्स को जीरो कर दिया। तो तीनों चीजें जोड़ो, फ्लक्स इक्वल्स E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। एरिया, फील्ड की स्ट्रेंथ और एंगल। बस यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा दिल। अब यहां पे सब कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लोग थीटा को सरफेस के साथ का एंगल समझ लेते हैं। यह गलत है। थीटा हमेशा फील्ड और एरिया के परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल के बीच का एंगल है। इसीलिए जब थाली फील्ड के सामने फ्लैट होती है, एंगल 0 होता है, सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ। ये एक लाइन क्लियर हो गई तो आधा चैप्टर क्लियर हो गया। याद रखना सिर्फ एक बात, फ्लक्स मतलब बारिश में थाली कितना पानी आता है, ये तीन चीजों पे, थाली का साइज, बारिश की तेजी और थाली का एंगल। पिछले पार्ट में हमने देखा फ्लक्स इज इक्वल्स ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। आज उस कॉस थीटा वाले हिस्से को पूरी तरह पकड़ेंगे। ये वही चीज है जहां ज्यादातर लोग फिसलते हैं, पर आज नहीं। याद करो, चलती गाड़ी में जब आप खिड़की से हाथ बाहर निकालते हो, जब हथेली सीधी हवा के सामने होती है,
हवा जोर से धक्का देती है, पूरा पुश। फिर आप हथेली को घुमा के पतली कर दो हवा के किनारे से। अब हवा फिसल जाती है, कोई पुश नहीं। और बीच में कहीं टिल्ट करो तो थोड़ा पुश। बस यही 3 सिचुएशंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी होती हैं। हवा है फील्ड, हथेली है एरिया। तो फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एंड एरिया वेक्टर जस्ट अ वेक्टर है which is always normal to the area. Therefore, flux is equals field E into area A into cos of the angle between them. अब हम इस एंगल के 3 खास केसेस देखेंगे। हर केस में एक ही सवाल, कितनी फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस कर पाती हैं? पहला केस, एरिया को ऐसे रखो कि उसका परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल बिल्कुल फील्ड के साथ हो। फील्ड और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में। फॉर्मूला लिखो, फ्लक्स इज इक्वल्स ई ए कॉस थीटा। यहां एंगल थीटा 0 है और कॉस ऑफ 0 इक्वल्स 1। तो फ्लक्स बन जाता है पूरा ई इंटू ए, मैक्सिमम पॉसिबल। सारी फील्ड लाइंस सीधा एरिया को क्रॉस कर रही हैं। यही है हथेली का फुल पुश। हवा सीधा टकरा रही है, पूरा धक्का। सारी लाइंस पियर्स कर रही हैं। फ्लक्स मैक्स। अब एरिया को घुमा दो, नॉर्मल अब फील्ड के परपेंडिकुलर। 1 सेकंड रुको, खुद से पूछो, अब कितनी लाइंस एरिया को क्रॉस करेंगी? सोचो, हथेली को हवा के किनारे पतली रखा है। अब लाइंस एरिया के बदल से फिसल रही हैं, कोई अंदर नहीं घुस रही। फॉर्मूला वही, फ्लक्स इज इक्वल्स ई ए कॉस थीटा। पर अब एंगल थीटा 90 डिग्री है और कॉस ऑफ 90 इक्वल्स 0। तो फ्लक्स बिल्कुल 0 हो गया। बिल्कुल हथेली वाला नो पुश, हवा किनारे से निकल गई। एक भी लाइन पियर्स नहीं हुई। फ्लक्स 0। 0 लाइंस, 0 फ्लक्स। और तीसरा रियल जिंदगी वाला केस, एरिया को थोड़ा टिल्ट करो। अब कुछ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, कुछ फिसल रही हैं। फॉर्मूला वही, फ्लक्स इज इक्वल्स ई ए कॉस थीटा। बस अब थीटा ना 0 है ना 90, बीच में कहीं। हथेली को टिल्ट करोगे तो थोड़ा पुश मिलता है, ना पूरा ना 0। कुछ लाइंस पियर्स तो फ्लक्स भी इन बिटवीन। जितना टिल्ट उतनी कॉस थीटा, उतना फ्लक्स। यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, लोग सोचते हैं थीटा 0 मतलब फ्लक्स 0, क्योंकि 0 तो कुछ नहीं लगता है। पर उल्टा है, थीटा 0 का मतलब एरिया फील्ड के बिल्कुल सामने फुल पुश, मैक्स फ्लक्स। गलती होती है थीटा की डेफिनेशन में। थीटा सरफेस के साथ का एंगल नहीं है, बल्कि नॉर्मल के साथ का एंगल है। जब हथेली हवा के सामने फ्लैट है, हवा और हथेली के नॉर्मल के बीच का एंगल 0 है, इसीलिए पुश मैक्सिमम। ये उल्टा कॉस थीटा ही पूरा खेल है। बस इतना याद रखो, हथेली हवा के सामने फ्लैट, फुल पुश, किनारे नो पुश, टिल्ट सम पुश। फील्ड, एरिया और उनके बीच का एंगल, यही फ्लक्स है। तो अब कॉस थीटा हमेशा के लिए क्लियर हो गया। अगर ये तुम्हें पहले किसी ने ठीक से नहीं समझाया, गलती तुम्हारी नहीं थी। अब तक हमने फील्ड को यूनिफॉर्म और एरिया को फ्लैट माना। पर अगले पार्ट ने, जब फील्ड हर जगह अलग हो और सरफेस टेढ़ा मेढ़ा हो, तब फ्लक्स कैसे निकालें? वहीं से आता है इंटीग्रल। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अब तक हमने एक फ्लैट एरिया और एक सीधा यूनिफॉर्म फील्ड माना। फ्लक्स इक्वल्स ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। पर असली जिंदगी इतनी साफ नहीं होती। आज वही टेढ़ा मेढ़ा केस। और यहीं से आता है वो इंटीग्रल साइन जिससे सब डरते हैं। आज नहीं डरेंगे। 2 चीजें इमेजिन करो। पहली, एक फुटबॉल या एक मंदिर का गुंबद। वो कर्व्ड है, पर उसको बनता है छोटे छोटे फ्लैट पैनल्स जोड़ के। दूर से कर्व्ड, पास से हर पैनल ऑलमोस्ट फ्लैट। तो प्रॉब्लम ये है, अगर सरफेस टेढ़ा है और फील्ड हर जगह अलग, तो एक ही ई और एक ही ए से काम नहीं चलेगा। इसका सीधा जुगाड़, सरफेस को तोड़ो छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसे हम पैच कहते हैं। हर पैच इतना छोटा कि वो खुद फ्लैट लगे।
और उस पे फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। अब हर पैच का अपना छोटा फ्लक्स है, तो पूरे सरफेस का टोटल फ्लक्स बस सारे पैचेस के फ्लक्स जोड़ दो। फाइनेट इक्वल्स phi1 प्लस phi2 और आगे ऐसे ही। और हर पैच पे वही पार्ट 2 वाला फॉर्मूला लगता है। पैच 1 पे उसका अपना फील्ड E1, उसका अपना नॉर्मल, उसका अपना एंगल θ1। पैच 2 पे अलग E2, अलग θ2, क्योंकि फील्ड हर जगह बदल रहा है। नॉर्मल हमेशा पैच के परपेंडिकुलर, हर पैच का अपना। तीसरे पैच, चौथे पैच, सबका अलग हिसाब। और एक पैच का छोटा एरिया हम DA कहते हैं। D मतलब बहुत छोटा टुकड़ा। तो nth पैच का फ्लक्स हुआ En इंटू DAN इंटू कॉस थीटा n। सारे जोड़ दो और पूरा लिखने के बजाय एक छोटा सा सिंबल सिग्मा। ये सिग्मा सिर्फ ये कह रहा है इन सबको ऐड करो। बस, डरने की कोई बात नहीं। अब खुद से पूछो, अगर हम पैचेस को और छोटा करते जाएं, इतना छोटा कि वो एक पॉइंट बन जाए, तब क्या होगा? तब वो सिग्मा, वो सम बन जाता है एक इंटीग्रल। ये रहा वो ट्रांजिशन। फाइनेट इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ E इंटू DA इंटू कॉस थीटा। और सच मानो, इंटीग्रल का वो लंबा साइन सिर्फ एक फैंसी प्लस है। इन्फिनिट छोटे पैचेस को जोड़ने का तरीका। कैलकुलस नहीं, बस एडिंग। अब एक जरूरी बात, फील्ड हर पैच पे अलग है। अलाव के पास तेज, दूर कम। इसलिए E को हम इंटीग्रल के बाहर नहीं निकाल सकते, वो अंदर ही रहता है। और जब E और DA दोनों वेक्टर्स हों, तो कॉस थीटा उनके डॉट प्रोडक्ट में छुप जाता है। तो साफ सुथरा लिखते हैं, फाइनेट इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA। यहां सब कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इंटीग्रल का साइन दिखते ही दिमाग फ्रीज हो जाता है। लगता है अब कोई हैवी कैलकुलस आएगा। पर सच ये है, ये साइन सिर्फ सबको जोड़ो कह रहा है, जब टुकड़े इन्फिनिटली छोटे हो जाएं। और दूसरा, लोग पूछते हैं E बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, हर पैच पे अलग है। अलग चीजों को एक कॉमन फैक्टर मान के बाहर नहीं निकाल सकते। ये दो बातें समझ आ गईं, तो इंटीग्रल कभी नहीं डराएगा। याद रखो, कोई भी टेढ़ा सरफेस, कोई भी बदलती फील्ड, बस छोटे फ्लैट पैचेस में तोड़ो, हर एक का फ्लक्स निकालो और सब जोड़ दो। इंटीग्रल यही है, इन्फिनिट छोटे पैचेस का जोड़। तो अब इंटीग्रल आपका दुश्मन नहीं, दोस्त है। अगर ये अब तक उलझा हुआ था, कोई बात नहीं, आज सुलझ गया। अब तक हमने एक खुली सरफेस देखी, पर अगले और आखिरी पार्ट में, जब सरफेस बंद हो, एक पूरा बॉक्स हो और फील्ड यूनिफॉर्म हो, तब अंदर जाने वाली और बाहर निकलने वाली फ्लक्स के बीच एक बहुत खूबसूरत बात होती है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और अब सीरीज का आखिरी, सबसे प्यारा पार्ट। आज एक खास केस, एक बंद क्लोज्ड सरफेस और उसके आसपास एक यूनिफॉर्म फील्ड। सीधा सवाल, इस पूरे बॉक्स से नेट फ्लक्स कितना होगा? इमेजिन करो एक मेट्रो कोच या एक कमरा जिसके दो दरवाजे हैं, एक आगे, एक पीछे। एक स्टेशन पे जितने लोग फ्रंट दरवाजे से अंदर आते हैं, उतने ही पीछे वाले से निकल जाते हैं। कोच के अंदर लोगों की गिनती वही की वही, अंदर कोई जमा नहीं हुआ। याद रखो इस पिक्चर को, यूनिफॉर्म फील्ड में बंद बॉक्स का फ्लक्स बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करता है। क्लोज्ड सरफेस मतलब हर तरफ से बंद, जैसे एक डब्बा। इसका टोटल फ्लक्स, हर फेस का फ्लक्स जोड़ दो, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi4 प्लस phi5 प्लस phi6, और आगे सारे फेसेस का। अब फील्ड लाइंस को देखो, वो एक तरफ से अंदर आती हैं, बॉक्स के आर पार सीधा गुजरती हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती हैं। पूरा ड्रामा यही है।
और क्योंकि सरफेस बंद है, इंटीग्रल पे एक छोटा सा सर्कल लगा देते हैं। ये कहता है पूरी बंद सरफेस पे घूम के ऐड करो। फाइ नेट इक्वल्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, या साफ लिखें ई डॉट डी ए। एक नियम जो सब कुछ डिसाइड करता है। क्लोज्ड सरफेस का एरिया वेक्टर, उसका नॉर्मल, हमेशा बाहर की तरफ पॉइंट करता है, आउटवर्ड। यही आउटवर्ड नॉर्मल फ्लक्स का प्लस या माइनस साइन तय करता है। कोई भी शेप लो, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, कहानी सेम रहती है। यूनिफॉर्म फील्ड में 3 तरह के फेसेस मिलते हैं। जो फेसेस फील्ड के पैरेलल हैं, उन पे थीटा 90, कॉस 90 0, फ्लक्स 0, कुछ नहीं गुजरता। एक सेकंड रुको, खुद से पूछो, यूनिफॉर्म फील्ड पूरे बॉक्स के आर पार गुजर रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या निकलेगा? सोचो उस 2 दरवाजे वाले कमरे को। अब ध्यान दो, फ्रंट फेस पे फील्ड अंदर आ रही है, पर नॉर्मल बाहर, एंगल 180, कॉस 180 -1, तो यह फ्लक्स नेगेटिव, फ्लक्स इन। बैक फेस पे फील्ड और नॉर्मल एक ही तरफ, थीटा 0, कॉस 0 +1, यह फ्लक्स पॉजिटिव, फ्लक्स आउट। दोनों बराबर, बस उल्टे साइन। बिल्कुल दूसरे दरवाजे की तरह, जो अंदर आया वही बाहर गया। और चाहे सरफेस सीधी हो या कर्व्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में यह हमेशा सच है। तो सिमेट्री से फ्लक्स इन प्लस फ्लक्स आउट इक्वल्स 0। क्लोज्ड सरफेस, यूनिफॉर्म फील्ड, नेट फ्लक्स हमेशा 0। यही है इन इक्वल्स आउट। जितनी फील्ड लाइंस अंदर आती हैं, उतनी ही बाहर निकल जाती हैं। अंदर कुछ जमा नहीं होता, नेट फ्लक्स 0। यहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है फील्ड तो बॉक्स के अंदर से गुजर रहा है, तो फ्लक्स तो जरूर होना चाहिए। पर फ्लक्स एक नेट साइंड क्वांटिटी है। अंदर आने वाली फ्लक्स को माइनस गिनो, बाहर जाने वाली को प्लस, वो आपस में कैंसल हो जाती हैं। और एक और गलतफहमी, फ्लक्स 0 होने का मतलब फील्ड 0 नहीं है। फील्ड बिल्कुल मौजूद है, बस जितना अंदर आया उतना ही बाहर गया। फ्लक्स तभी बचता है जब अंदर कोई सोर्स हो। पूरी सीरीज एक लाइन में, क्लोज्ड सरफेस और यूनिफॉर्म फील्ड हो, तो जितना अंदर उतना बाहर, नेट फ्लक्स 0। फ्लक्स तभी बनता है जब अंदर कोई चार्ज छुपा हो। और एक आखिरी बात जो सीधा अगले चैप्टर में ले जाती है, यह नेट 0 वाली बात तभी है जब बॉक्स के अंदर कोई चार्ज न हो, खाली कमरा, जितने आए उतने गए। पर अगर बॉक्स के अंदर एक चार्ज रख दो, जैसे कमरे के अंदर अचानक कोई खड़ा हो जाए, तो अब बाहर जाने वाली लाइंस अंदर आने वाली से ज्यादा हो जाती हैं। नेट फ्लक्स अब 0 नहीं। यहीं से जन्म लेता है गॉस लॉ, हमारा अगला वीडियो। तो यह थी फ्लक्स की पूरी कहानी। बारिश की थाली से शुरू हुई, कार विंडो से गुजरी, एक टेढ़े सरफेस को पार किया, और अब एक बंद बॉक्स पे आके रुकी। 4 पार्ट, एक साफ कॉन्सेप्ट। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, लेट शुरू करके भी, तो तुमने वो कर दिखाया जो बहुत लोग नहीं कर पाते। नेक्स्ट वीडियो में गॉस लॉ के साथ मिलते हैं।